प्यारे बच्चों, वाणिज्य की कक्षा में मैं डॉक्टर कौशल किशोर तिवारी आप सभी का पुनः एक बार स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, जब लेखांकन को लेखापाल के द्वारा किया जाता है तो वह विभिन्न प्रकार की प्रथाओं का, परंपराओं का, मान्यताओं का और व्यवस्थाओं का उपयोग करता है। इन समस्त चीज़ों को लेखांकन की मूलभूत सिद्धांत और अवधारणाओं के नाम से जाना जाता है। पिछले वीडियो में लेखांकन के परिभाषाओं के साथ साथ अर्थ, उद्देश्य, लेखांकन चक्र इत्यादि पर विशद आपके सामने व्याख्या प्रस्तुत किया गया था। तो यह एक आवश्यक बन जाता है कि अब जब आप लेखांकन के क्रिया को करने जाएंगे तो आपको कुछ व्यवस्थाओं को, कुछ नियमों को, कुछ सिद्धांतों का पालन करना आवश्यक हो जाता है। अतः उससे आपको परिचित होना जरूरी है। आपका अभी परिचयात्मक क्लासेस हैं ये, अर्थात लेखांकन या वाणिज्य से आप एक प्रकार से परिचय प्राप्त कर रहे हैं। इसलिए विशद रूप में आपके सामने उन सिद्धांतों और प्रथाओं को नहीं रखा जा रहा है, बल्कि संक्षिप्त सामग्री आपके सामने रखी जा रही है। और उसके क्रम में बही खाता तथा लेखांकन के मूलभूत सिद्धांत एवं अवधारणाओं को दो भागों में बांटा गया। एक मूलभूत अवधारणाएं, कॉन्सेप्ट क्या है, और दूसरा आधारभूत सिद्धांत। इसी कॉन्सेप्ट के फलस्वरूप आधारभूत सिद्धांत का भी जन्म हुआ है। इन सिद्धांतों में कुछ प्रथाएं भी हैं, कुछ परंपराएं भी हैं जिनको इसमें उल्लिखित किया गया है। इसका समझना एक वाणिज्य वर्ग के विद्यार्थी के लिए बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि इन्हीं के द्वारा वो निर्देशित होकर के और अपने अकाउंटिंग अर्थात लेखांकन की क्रिया को पूरा करेगा। प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम मूलभूत अवधारणा की बात करते हैं। इसमें सबसे पहला है कि व्यवसाय के पृथक अस्तित्व की अवधारणा। अंग्रेजी में इसको कहते हैं बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। प्यारे बच्चों, व्यवसाय का पृथक अस्तित्व किससे अलग है? पृथक माने अलग, अस्तित्व माने स्वरूप, उसका अपना वजूद किससे अलग है, यह बात आपको समझनी है। तो आप हमेशा व्यवसाय के लिए कार्य करते हैं, व्यवसाय के लिए लेखांकन कार्य नहीं किया जाता है, क्योंकि व्यवसाय और व्यवसायी दोनों अलग अलग अस्तित्व होते, दोनों का अलग अलग अस्तित्व होता है। व्यवसाय में पूंजी लगाने वाला होता है। अतः जब भी आप लेखांकन करने जाएंगे, सौदों को, व्यवहारों को जब लिखने की प्रक्रिया पूर्ण करने के लिए जब आप चलेंगे, तो आपके दिमाग में ये बात होनी चाहिए कि हम व्यवसाय को अलग और व्यवसाय को अलग मान करके ही लेखांकन करेंगे। यही कारण है कि जब व्यवसायी अपने ही व्यवसाय से जब रुपया या धनराशि कोई निकालता है तो उसको हम आहरण की संज्ञा देते हैं, और यदि अगर अतिरिक्त पूंजी लगाता है तो एडिशनल कैपिटल माना जाता है। इस बात का ध्यान आपको, इस अवधारणा को ध्यान में रखो। दूसरा इसका अवधारणा है चालू व्यवसाय की अवधारणा। और चालू व्यवसाय की अवधारणा से आशय यह है कि व्यवसाय निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, लेखांकन भी जब हम उसके अनुसार करते हैं तो वो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है। और यही कारण है कि हम
जो अस्थाई संपत्तियां हैं उन संपत्तियों पर ह्रास की व्यवस्था करते हैं। तो चालू व्यवसाय कोई एक दिन में व्यवसाय हम आज खोले और समाप्त नहीं होता है ऐसा मान करके चला जाता है, वो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया माना जाता है। तीसरा अवधारणा है मुद्रा माप की अवधारणा। प्यारे बच्चों, जैसा कि लेखांकन की परिभाषा बताते समय, पुस्तक की परिभाषा बताते समय कहा गया था कि सौदे, व्यवहार या वो घटनाएं जो व्यवसाय में घटती हैं उनका लेखा किया जाता है। लेकिन एक शर्त और जोड़ दी जाती है कि उन घटनाओं को जिसका कि मुद्रा में माप संभव है उन्हीं घटनाओं का लेखा किया जाता है। यह अवधारणा हमें यह इंगित करता है, जैसे अगर व्यवसाय में वहाँ के कर्मचारी बहुत प्रसन्न हैं, भविष्य में तालाबंदी होने वाला है, भविष्य में हड़ताल होने वाला है, ये तमाम तरह की घटनाएं होती हैं, लेकिन इन घटनाओं का माप मुद्रा में संभव नहीं होता है, अतः इनका लेखांकन में कहीं कोई स्थान नहीं होता है, न ही लेखांकन में इसका कोई लेखा किया जाता है। तो उन्हीं घटनाओं का लेखा किया जाएगा जिनका मुद्रा में मापन संभव होता है। अगला जो अवधारणा है कि जांच योग्य लिखित प्रमाण की अवधारणा। प्यारे बच्चों, बहुत ही महत्वपूर्ण ये अवधारणा आपको इंगित करता है कि आप उन्हीं घटनाओं का लेखांकन करेंगे जिनका प्रमाण, आप प्रमाण अर्थात वाउचर का नाम आपने सुना होगा, कैश मेमो का नाम आपने सुना होगा, आप रसीद की नाम आप सुने होंगे। ये सारी चीज़ें जब आप कोई व्यय करते हैं या कहीं से आप कोई चीज़ क्रय करते हैं तो उनके लिए आपको एक प्रमाण मिलता है। अगर ये प्रमाण आपको नहीं मिलेंगे, उसको प्रमाणित करने वाले कागजात अगर नहीं होंगे तो उनका लेखा नहीं किया जाता है। तो यह अवधारणा इंगित करता है कि जो जांचने योग्य लिखित में हो, अर्थात जिसके आधार पर ही आप अपने यहाँ उस ट्रांजैक्शन का, उस व्यवहार को प्रमाणित करेंगे, उस प्रमाणित प्रमाण के आधार पर ही आप उसका लेखांकन करेंगे। तो यह अवधारणा आपको बताता है। अगला है लेखा अवधि की अवधारणा। प्यारे बच्चों, इस लेखा अवधि की अवधारणा और चालू व्यवसाय की अवधारणा दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसमें हम क्या करते हैं कि अपने लेखांकन के परिणाम को जानने के लिए, चूंकि व्यवसाय का अस्तित्व जो होता है, व्यवसाय का जो क्रियाकलाप होते हैं वो दीर्घ काल तक चलने वाली होती है, तो उसके भाग को हम अपने परिणाम को जानने के लिए उस दीर्घ काल के समय को हम एक निश्चित समय में बांट लेते हैं। तो वह अवधि अकाउंटिंग पीरियड कहलाती है। अर्थात जो हम 1 अप्रैल से लेकर के और 31 मार्च तक की अवधि जो निश्चित करते हैं, वह निश्चित अवधि ही आपका अकाउंटिंग पीरियड कहलाता है। और ये अवधारणा हमें ये सिखाती है, ये निर्देश देती है कि आप उस अवधि में ही लेखांकन के कार्य को संपादित करके और उसके परिणाम को आप जान लेते हैं, समझ लेते हैं। तो ये अवधारणाएं जो हैं हमें तमाम समस्याओं को जो लेखांकन के क्रिया के दौरान उत्पन्न होते हैं उससे निर्देशित करती है, और इसके निर्देश के आधार पर जब आप लेखांकन प्रक्रिया संपादित करते हैं तो वह आपको समुचित परिणाम और आपके उद्देश्य के अनुसार परिणाम देने में कारगर साबित होता है। अब हम बात करते हैं मूलभूत अवधारणा जो इन्हीं से संबंधित हैं, इन्हीं के द्वारा इनकी उत्पत्ति भी हुई है। ये आधारभूत सिद्धांत कहलाते हैं और इसमें प्रथाओं परंपराओं को सम्मिलित करके चला जाता है। सबसे पहला है एक रूपता का सिद्धांत। प्यारे बच्चों,
जब आप पुस्तपालन की प्रक्रिया को संपादित कर रहे होते हैं तो उसमें आपको ये बेसिक रूप से इनको तो ध्यान आप दिए। इसके साथ साथ चूंकि आपको भविष्य में सारी चीज़ों की आवश्यकता भी पड़ती है तो इनको भी साथ साथ में आपको ध्यान देना होता है। एक रूपता का सिद्धांत, यह एक रूपता का सिद्धांत हमें ये बताता है कि आपके लेखांकन की जो प्रणाली है, आप लेखांकन के दौरान जो आप संपत्तियों दायित्वों के मूल्यांकन की जो व्यवस्था आपने किया है, रहतिये का जो आपने मूल्यांकन किया है, एक रूपता का सिद्धांत हमें यह बताता है प्यारे बच्चों कि आपके लेखांकन के दौरान पिछले वर्ष में आपने जिस भी प्रणाली का उपयोग किया है, आपने अपने स्टॉक के मूल्यांकन के लिए जिस प्रणाली का उपयोग किया है, जिस मेथड का उपयोग किया है, आपने अपने संपत्तियों पर ह्रास लगाने की जिन विधियों का उपयोग किया है, उन विधियों में एक रूपता होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि पिछले वर्ष आपने कुछ विधि का उपयोग किया और इस वर्ष आप कुछ विधि का उपयोग कर देंगे। यह हमें यह सीख देता है कि आपके द्वारा उपयोग किए गए प्रणाली अर्थात विधियों का एक रूप होना चाहिए, वह सतत रूप से आपका जो वर्ष पिछले वर्ष जो आपने यूज किया वह इस वर्ष और वही अगले बार से करना चाहिए, जिससे कि आपको यह सत्य सूचना दे सके। दूसरा जो सिद्धांत है द्विपहलू का सिद्धांत, दोहरा लेखा प्रणाली के अंतर्गत यह सिद्धांत और ही महत्वपूर्ण हो जाता है। प्यारे बच्चों, जो कोई भी आप ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसके दो पहलू होते हैं और उसमें से एक पहलू को हम डेबिट करते हैं तो दूसरे पहलू को क्रेडिट करते हैं। यही सिद्धांत हमें बताता है कि दोनों पहलू का लेखा किया जाना चाहिए। कोई एक पहलू का लेखा अगर आपने कर दिया तो उससे आपकी जो अकाउंटिंग प्रक्रिया है वह पूरी तरह से गलत हो जाएगी और भ्रामक सूचनाएं आपको प्रदान करेगी। तीसरा है सतर्कता या रूढ़िवादिता का सिद्धांत। प्यारे बच्चों, इसमें दो शब्द हमने दिया है और दोनों का कॉन्सेप्ट आपको बताने जा रहे हैं, दोनों का अर्थ स्पष्ट करेंगे। सतर्क रहिए, आपको क्या होना है? सतर्क हो जाना है। किस लिए सतर्क होना है यह आपको बता रहे हैं कि हमें लाभ की इच्छा नहीं करनी है, हानि के प्रति सतर्क होना। किसके प्रति? हानि के प्रति। ये हमें बताता है। इसलिए रूढ़िवादी रूढ़ी चीजें वो होती है कि जो मतलब आज आप कुछ प्रथाएं ऐसी होती हैं जो आप अपनाते हैं तो समझ में आता है कि यार ये बड़ा गलत है, हमको ये नहीं अपनाना चाहिए, फिर भी आपको वो करना पड़ता है। ठीक उसी तरह से व्यवसाय में भी आपको उन हानियों की चिंता करनी है। यही कारण है कि जब हम स्टॉक का मूल्यांकन करते हैं तो जो उसका बाजार मूल्य है और जो उसका लागत मूल्य है, उन दोनों में जो कम होता है उसी पर हम उसका मूल्यांकन करते हैं। ये हमें ये बताता है कि लाभ की इच्छा नहीं करनी है, हानि की व्यवस्था आपको पहले करनी है। इस सिद्धांत के द्वारा हम यह कार्य करते हैं। चौथा है पूर्ण प्रकटीकरण का सिद्धांत। प्यारे बच्चों, लेखांकन कार्य आप करेंगे और यदि आपका लेखांकन पूर्ण रूप से जो सूचनाएं आप उसमें जो डाटा दे रहे हैं उनको अगर वो प्रकट नहीं कर रहा है तो आपके ऊपर अंगुली उठ सकती है। इसलिए लेखांकन का सिद्धांत हमें यह निर्देशित करता है कि पूर्ण रूप से आपका, अगर आपने कोई नियम चेंज किया, कोई मेथड आपने बदला, तो उसको आप अपने लेखांकन में उसे दिखाएंगे कि हमने ऐसा कार्य किया है। अर्थात अगला जो भी, क्योंकि आपके द्वारा यह किया गया कार्य आपकी अनुपस्थिति में तमाम लोग उसे देखेंगे, तमाम लोग उसे, यहाँ तक कि आपको बताया गया था कि लेखांकन जो है यह प्रमाण के रूप में न्यायाधीशों के पास भी जाता है। तो किसी को यह भ्रम न हो कि इन्होंने ऐसा कार्य किया है और उसका परिणाम ऐसा होना चाहिए। स्पष्ट आपको दे देना है कि हाँ ठीक है, मैंने ये कार्य किया है तो इसका इस रूप में किया है, इसका ये मेथड है, इसका ये चीज़ें हैं। अर्थात आपका लेखांकन
पूर्ण रूप से प्रकट किया जाने वाला होना चाहिए। किसी को कोई भ्रम हो तो वह आपके लेखांकन को देख करके जान जाए कि इसने ऐसा कार्य किया है। अगला है व्यय का सिद्धांत। प्यारे बच्चों, आगम को प्राप्त करने के लिए जो कुछ भी आप व्यय करते हैं उसे हम उसको ही हम व्यय कहते हैं, एक्सपेंस कहते हैं। व्यय का सिद्धांत हमें यह बताता है कि आगम को प्राप्त करने के लिए ही आपके द्वारा व्यय किया जाना चाहिए, किसी दूसरे कार्य के लिए नहीं। जो कुछ भी हो, यानी कि आपका आगम वह केंद्र बिंदु होगा और उसी के लिए आपको जितने भी व्यय करना है वो आपको करना हो और करना है। तो यह सिद्धांत हमें यह बताता है। अगला है लागत तथा आगम के मिलान का सिद्धांत। यह सिद्धांत वह व्यय जो आगम के लिए आपने किया है वह आपका लागत हुआ, और चूंकि उस आगम के लिए आपने किया है तो जब तक दोनों का कंपैरिजन नहीं करेंगे तब तक आपको लाभ और हानि के बारे में ज्ञान नहीं होगा, पहली बात। दूसरी बात प्यारे बच्चों कि जब हम मिलान करेंगे तो ये मिलान उस लेखांकन वर्ष से ही संबंधित होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कहीं और का हम उठा करके पिछले वर्ष का या आगम वर्ष का ला करके हम उसका मिलान कर दें, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इस बात का ध्यान देना चाहिए कि लेखांकन वर्ष से ही संबंधित आगम और व्यय हो और उनका मिलान किया जाना चाहिए, तभी जा करके आपका लेखांकन सत्य और शुद्ध परिणाम देने में सफल हो सकता है। तो प्यारे बच्चों, इस अवधारणा और सिद्धांत जो संक्षिप्त में आपके सामने रखा गया है यहाँ एक परिचय के रूप में, आपको इनको आगे जब आप लेखांकन की क्रिया को सीखेंगे या करेंगे तो उन बातों को आपको ध्यान में रखना है। इस तरह से यह पाठ बही खाता एवं लेखांकन तथा लेखांकन का अर्थ, परिभाषा, उद्देश्य, उसके पूरा करने के लिए जो चक्र है अर्थात लेखांकन चक्र इत्यादि के बारे में आपको बताया गया। यहाँ पर मैं आपके लिए गृह कार्य दे रहा हूँ कि इस लेक्चर के आधार पर आप इस गृह कार्य को अपने पुस्तिका में कर लेंगे। बही खाता तथा लेखांकन के मूलभूत अवधारणाओं एवं सिद्धांतों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए और इसी के साथ आपका पहला पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद।